Very good morning to all of you. Welcome to चिन्मय ट्यूटोरियल्स. गाइस, हम लोग यहाँ पे अपना जो आज का लेक्चर है हमारा दैट इज अमेंडमेंट क्लास, और हम लोग ESG के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारे करेंगे. देखो, अमेंडमेंट्स आए हैं, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन अगर इन अमेंडमेंट में से क्वेश्चन बनता है तो आप देख लो मैक्सिमम 5 मार्क्स का ही बनता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना उसमें से अमेंडमेंट इतने का ही बैठ रहा है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का. तो आप उसको इस हिसाब से तैयार कीजिएगा. इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आप लोग का काम हो जाएगा. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. देखते हैं इसमें क्या है अमेंडमेंट. तो देखो, आप लोगों ने OECD गाइडलाइंस पढ़ी थी. OECD गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस हुई है. तो देखो, OECD guidelines for multinational enterprises on responsible business conduct are recommendations addressed by government to multinational enterprises. They aim to encourage positive contribution of enterprises can make to economic, environmental and social progress. हमारी कंट्री, हम ये चाहते हैं OECD गाइडलाइन से कि जो एंटरप्राइजेस है ना वो इकोनॉमिकली भी ग्रोथ करे, एनवायरमेंटली भी काम करे और सोशल प्रोग्रेस भी रखे. To minimize adverse impact on matter covered by the guidelines as may be associated with the enterprise operation, product or services. The guidelines cover all key areas of business responsibility including human rights, labor rights, environmental rights, bribery, consumer interest. तो देखो, पहले जो OECD गाइडलाइंस थी ना वो इसको कवर करती थी. ह्यूमन राइट्स को देखती थी, लेबर राइट्स को देखती थी, एनवायरमेंटल को देखती थी, ब्राइबरी को देखती थी, कंज्यूमर इंटरेस्ट को देखती थी, डिस्क्लोजर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, टैक्सेशन. लेकिन 23 में जो एडिशन हुआ है, गाइडलाइंस प्रोवाइड अपडेटेड रिकमेंडेशन फॉर रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अंडर, जैसे इसने अब किस पे ध्यान देना काम किया है, क्लाइमेट चेंज पे, बायोडाइवर्सिटी पे, टेक्नोलॉजी पे, बिजनेस इंटीग्रिटी पे, सप्लाई चेन, ड्यू डिलिजेंस एज वेल एज अपडेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट. अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बिजनेस है वो रेस्पॉन्सिबली काम करे, ताकि हम लोग उनको उस तरीके से पॉइंट दे सके जितना वो अच्छा काम कर सकेंगे, तो उस हिसाब से उनकी रेटिंग होगी. तो याद रखना, पहले किस पे कवर करते थे और अभी किस किस को कवर करते हैं, सिर्फ ये चेंजेस हुआ है. The principles were revised in 2023 to reflect recent evolution in capital market, corporate governance policies and practice. इन पे भी इन्होंने ध्यान दिया. They offer new and updated recommendation on shareholder rights. shareholder rights को change किया. The role of institutional investor, corporate disclosure, reporting, responsibility of board for the first time. ये सारी चीज़ें ये लोग अब लाए हैं कि corporate responsibility होनी चाहिए, सारी चीज़ें disclose कर दी जाए. On sustainability and resilience to help company manage climate and other sustainability risk and opportunity. इन सबको आपको ध्यान देना है. प्रिंसिपल 1999 में इशू किए गए थे और अभी G20 के साथ मिलकर इसको रिवाइज किया गया 2023 में. कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बन सकते हैं आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन. OECD में तो बस कुछ ही एडिशन हुआ है, तो ये यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है. सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टिव बता दीजिए. तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एक रिपोर्टिंग देनी है अपन को, वो क्या है एक बार देखो. लॉन्च इन 5 Jan 2023. तो सबसे पहले आया कब है ये, 5 Jan 2023. It modernizes and strengthening the rule concerning the social and environment information that company have to report. कंपनी को किस बारे में रिपोर्ट करनी है, सोशल और एनवायरमेंटल रिलेटेड रिपोर्टिंग करनी है. जैसे अपनी BRSR रिपोर्टिंग थी, ऐसे ही सेम ये है. कंपनी सब्जेक्ट टू CSRDR हैज रिपोर्टिंग टू यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. मैं भी आपको दिखाऊंगी यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उस हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी है. तो अगर आपसे पूछे कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइन डायरेक्टिव्स बता दीजिए, तो आप ये तीनों पॉइंट लिख के आओगे कि कब लॉन्च हुआ था. मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथनिंग द रूल्स कंसर्निंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन. और CSRD जो रिपोर्ट होगी वो किसके हिसाब से बनेगी, यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से.
एक सेकंड। Reason for adoption of CSRD: the European Union believes that consumer and investor deserve to know the sustainability impact of business। देखो जो कंज्यूमर है, जो आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया, वो यही चाहता है कि जो कंपनी में वो पैसा लगा रहा है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, वो सस्टेनेबिलिटी काम कर रही है नहीं कर रही। तो अब CSRD रिपोर्ट में ही पता चल जाएगा, बिकॉज द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव वाजंट कटिंग। आज तक ये कोई लेजिस्लेशन ऐसा था नहीं, लेकिन अब ये आया है तो हमें इसमें इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। बिफोर CSRD, द नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डायरेक्टिव एस्टैब्लिश द रिपोर्टिंग प्रिंसिपल फॉर लार्ज कंपनी। पहले था नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डायरेक्टिव, वो किसके लिए था? सिर्फ लार्ज कंपनीज के लिए था। हाउएवर यूरोपियन कमीशन डिस्कवर दैट द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय कंपनीज वाज इनसफिशिएंट, और ये भी देखा गया था कि वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, इनसफिशिएंट दे रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ CSRD: द CSRD मोर देन क्वाड्रुप्लिकेट, मतलब कितने टाइम में? क्वार्टर वाइज आपको रिपोर्ट करनी है, ठीक है। द नंबर ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सस्टेनेबिलिटी कवर्ड बाय NFRD शेल बी लिस्टेड कंपनी होगी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी विथ मोर देन 500 एम्प्लॉय, तो इनको रिपोर्ट करनी है, जो कि लिस्टेड कंपनीज होगी, बैंक्स होगी, इंश्योरेंस कंपनी जिनके पास मोर देन 500 एम्प्लॉयज होंगे। ये है यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, पर आपको लर्न नहीं करने हैं। द यूरोपियंस अगर आ जाता है CSRD में तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। द यूरोपियन कमीशन अडॉप्टेड यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ऑन जुलाई 2023। दे आर 12 ESRS कवरिंग द फुल रेंज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इशू इन लाइन विथ यूरोपियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी ग्रुप ने इसको प्रपोज किया। अब देखो पहला और दूसरा जो आप देखोगे ना, वो आपका जर्नल डिस्क्लोजर्स है। तो ESRS फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो जर्नल गाइडलाइंस है, जर्नल डिस्क्लोजर है। फिर आप लोग देखोगे नेक्स्ट जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, मतलब ये वाले आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिल जाएंगे, जिसमें क्लाइमेट, पॉल्यूशन, वाटर एंड मैराइन रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, ये सब कुछ आ जाता है। तो पहला दो जर्नल डिस्क्लोजर हो गया, फिर क्लाइमेट, पॉल्यूशन, वाटर एंड मैराइन रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। उसके बाद आप देखोगे तो फिर यहाँ पे आप लोग को ये अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि ये वर्कर के लिए, अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के लिए, ये कंज्यूमर एंड यूज़र के लिए। तो आप लोग को ये लर्न नहीं करना है, आप इसको स्किप कर सकते हो। मैंने इसलिए डाल दिया था ताकि आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या कौन से हमारी जो गाइडलाइंस है ESRS कौन से हैं, बस इसीलिए डाला था। बाकी तो आप लोग स्किप कर सकते हो, CSRD के लिए आता भी है तो आप लोग डायरेक्ट डाल सकते हो। अब देखो क्या दे रखा है ESRS में जर्नल डिस्क्लोजर में, तो सेट जर्नल डिस्क्लोजर टू बी अप्लाइड विथ मोर रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू ESR डज नॉट इटसेल्फ द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर आपको देने की जरूरत नहीं है, जर्नल डिस्क्लोजर में चलेगा पहला वाला। ESRS 2 जो है स्पेसिफाई एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज इररिस्पेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी मैटर इज बीइंग कंसीडर। तो इसमें कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी है। बाकी सारे स्टैंडर्ड अलग अलग कंपनीज पे लगेंगे, जैसे वाटर वाली कंपनी होगी तो उस पर वो वाटर वाला लगेगा, पॉल्यूशन वाला लगेगा, क्लाइमेट वाली होगी तो क्लाइमेट वाला लगेगा, अलग अलग सब पे लगेंगे। बस ESRS 1 और 2 सब पे लगेंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट टू मटेरियलिटी नॉट वॉलेंट्री, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं करोगे, जो आपकी कंपनी के लिए मटेरियल चीज़ होगी, ठीक है, वो आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे। द इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन मस्ट बी डिस्क्लोज इफ इट इज मटीरियल, अगर चीज़ मटीरियल है तो ही डिस्क्लोज होगा, वरना नहीं हो। एंड द अंडरटेकिंग मटेरियलिटी असेसमेंट प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल एश्योरेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग डायरेक्टिव। ये आपको एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर्स वगैरह से एश्योर करना पड़ेगा कि जो आप लोग बता रहे हो इन्फॉर्मेशन ये मटेरियल है या नहीं। द स्टैंडर्ड रिक्वायर अंडरटेकिंग टू परफॉर्म अ रोबस्ट मटेरियलिटी असेसमेंट, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मटेरियल है और कौन सी चीज़ मटेरियल नहीं है। तो आप चाहो तो ये भी स्किप कर सकते हो, CSRS आपका छोटा पैराग्राफ वहीं पे बन जाएगा, वही आप लोग कर सकते हो। If a company concludes that climate change is not a material topic and therefore does not report in accordance with that standard, कंपनी को लगता है कि क्लाइमेट चेंज कोई मटीरियल टॉपिक नहीं है तो उसने रिपोर्ट भी नहीं की।
It has provide detailed explanation of the conclusion of materiality assessment with regard to climate change. तो अगर आप लोग 4 टॉपिक है, 4 में से 2 पे रिपोर्ट कर रहे हो और 2 पे रिपोर्ट नहीं कर रहे, और आप बोल रहे हो जो बचे हुए 2 है वो मटेरियल नहीं है इसीलिए मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो मटेरियल क्यों नहीं है उसका भी रीज़न आपको देना पड़ेगा कि भाई आपको क्यों लगता है कि वो मटेरियल नहीं है. The requirement reflect the fact that climate change has wide-ranging and systematic impact across the economy. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कुछ दे रखे हैं जो कि बताया था उससे मिलते जुलते हैं. तो ऑब्जेक्ट ऑफ IFRS is to require entity to disclose information about the sustainability relating risk and opportunity that is useful to user for general purpose financial reporting in making decision relating to providing resources to the entity. तो IFRS आपको रिपोर्ट करना है, ये कंपनी को कुछ जर्नल डिस्क्लोजर्स बताने हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग कौन कौन सी रिस्क है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है. IFRS S1 require an entity to disclose information about all sustainability relating risk and opportunity. तो sustainability risk और opportunities आपको देखनी है. That could reasonably be expected to affect the entity cash flow. कौन कौन सी चीज़ें जो entity की cash flow पे affect कर रही है. It access to finance, cost of capital over the short, medium and long term. ये आपकी मान लो अगर आप लोग सस्टेनेबिलिटी पे रिपोर्ट कर रहे हो तो अभी आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, फ्यूचर में वो कॉस्ट कैसे कम हो जाएगी. अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और फ्यूचर में आप कितना लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे रिलेटिंग टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट कुड रीजनेबली बी अफेक्ट द कंपनी प्रोस्पेक्टस. एक बार ये अच्छे से देख लेना, मतलब एक बार रीड कर लेना कि जनरल पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट है कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है. आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो कि सस्टेनेबिलिटी रिस्क और अपॉर्चुनिटी देखने में आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, फ्यूचर में आपकी कितनी कॉस्ट बचेगी, और अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे तो अभी कितनी बचत हो रही है और फिर बाद में आप लोग कितने टाइम तक सर्वाइव करते रहोगे, ये देखना पड़ेगा. IFRS प्रिस्क्राइब हाउ एन एंटिटी प्रिपेयर एंड रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग फाइनेंशियल डिस्क्लोजर. ये तक बताना पड़ेगा कि आप लोग किस तरीके से डिस्क्लोज कर रहे हो. इट सेट आउट जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दोज डिस्क्लोजर सो दैट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज इज यूजफुल टू यूजर इन डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी. आपको प्रॉपर फॉर्मेट में सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा और पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि अगर हम लोग IFRS रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टर के लिए ये मदद हो जाएगी कि वो उसको देखेंगे और देखने के बाद ये देखेंगे कि कंपनी फ्यूचर में सस्टेन है या नहीं. अगर सस्टेन है तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वरना वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे. मतलब डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो लास्ट में किसके पास रहेगी, इन्वेस्टर्स के पास रहेगी. In particular, an entity is required to disclose about governance process, control, procedure, the entity used to monitor, manage, oversee sustainability relating risk and opportunity. तो आप लोग को ये सारी चीज़ देखनी है कि गवर्नेंस प्रोसेस, कंट्रोल एंड प्रोसीजर, द एंटिटी यूज टू मॉनिटर, मैनेज एंड ओवरसी सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी. सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग टू रिस्क क्या है और क्या क्या आपकी अपॉर्चुनिटी है. द एंटिटी स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग टू रिस्क. अब कंपनी के पास क्या क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी आ रही है और अब कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजीज बना रखी है कि हम उसको किस तरीके से मैनेज करें. The processes the entity used to identify, assess, prioritize, monitor sustainability relating risk and opportunity. अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि हम किस तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं. भाई पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है कि कौन कौन से गवर्नेंस प्रोसेस है रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी. फिर हमने क्या एंटिटी ने स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे और प्रायोरिटी देंगे कि किन चीज़ों पे हमें पहले ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों पे बाद में ध्यान देना चाहिए. एंटिटी परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग प्रोग्रेस टुवर्ड एट एनी स्टेज द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट बाय लॉ. फिर हम लोग ये फॉलो अप लेते रहेंगे कि टाइम टू टाइम कि हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो IFRS एक रिपोर्ट है जिसमें हमें सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी देखनी है. इससे क्या होता है, हमारा कंज्यूमर और हमारा इन्वेस्टर ये जान पाता है कि फ्यूचर में वो इन्वेस्ट करे या फिर नहीं करे. अगर हम लोग वो फिर इस हिसाब से वो डिसीजन लेता है. अब इसके 4 पॉइंट्स हमने पढ़े कि सबसे पहले गवर्नेंस प्रोसेस देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, फिर क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, फिर हम लोग किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन हो जाएगी. IFRS 2 जर्नल रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो अप्लाई.
IFRS S2 is required an entity to disclose information about climate related, वो sustainability related risk और opportunity थी S1 वाला, ये climate related risk and opportunity है, that are useful for general purpose financial report in order to take decision relating to resources। वही सेम बात है कि इन्वेस्टर और हमारा कंज्यूमर इसको देखेगा और इससे रिलेटेड देखेगा कि हम लोग क्लाइमेट के लिए क्या काम कर रहे हैं। अगर हम लोग सही काम कर रहे हैं तो वो हमें पैसा देगा, वरना वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो फंड जब भी प्रोवाइड करेगा जब हम लोग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड काम करेंगे। तो क्लाइमेट रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड। IFRS S2 require entity to disclose about climate related risk and opportunity that could reasonably be expect the entity cash flow it access to finance। सेम देखो वही है कि अगर आप लोग क्लाइमेट रिलेटेड काम कर रहे हो तो अभी क्या कॉस्ट आ रही है, लॉन्ग अगर नहीं कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म पे क्या नुकसान होगा, वो सब कुछ आप लोग को बताना है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ये सब बताना है। IFRS 2 अप्लाई कैसे होगा, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड रिस्क टू विच एंटिटीज एक्सपोज विच आर क्लाइमेट रिलेटेड फिजिकल रिस्क क्या है, क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजेक्शनल रिस्क क्या है कि फिजिकली रिस्क क्या आएगी और फ्यूचर में ट्रांजेक्शनल रिस्क क्या आ सकती है, क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है। एक बार यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो क्लाइमेट रिलेटेड फिजिकल रिस्क हमारी क्या आएगी और क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजेक्शनल रिस्क क्या आ सकती है। ट्रांजेक्शनल रिस्क का मतलब होता है कि अगर हम लोग लाइक लो कार्बन इमिशन पे जाते हैं तो फिर क्या होता है, या नहीं जाते तो फिर क्या होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हमारे लिए है। अच्छा, अगर हम लोग क्लाइमेट से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको लगता नहीं है कि पैसा भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर हम लो कार्बन इमिशन पे जाते हैं तो क्या पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। IFRS S2 require entity to disclose information that enable the general purpose financial reporting to understand। इस तरीके से होगी, वो लोग समझ पाए। The governance process control procedure the entity used to monitor manage oversee climate। वही है, देखो क्लाइमेट रिलेटेड प्रोसेस में जो भी गवर्नेंस प्रोसेस कंट्रोल चल रहा है, मॉनिटर मैनेज एंड ओवरसी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद प्रोसेस द एंटिटी यूज टू आइडेंटिफाई। हम लोग अपनी देखो सबसे पहले तो हमने गवर्नेंस प्रोसेस देख लिया कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के लिए क्या चल रहा है। फिर हम अपनी एंटिटी पे आते हैं तो आइडेंटिफाई करेंगे हमारी रिस्क, उसको असेस करेंगे, फिर प्रायोरिटी देंगे, मॉनिटर करेंगे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग वेदर एंड हाउ दीज प्रोसेस आर इंटीग्रेटेड इनटू एन इन्फॉर्म द एंटिटी ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो फिर हम लोग अपनी एंटिटी लेवल पे चेक करेंगे और उसको इन्फॉर्म कर देंगे। द एंटिटी परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग काम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस चेक करेंगे। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट बाय लॉ एंड रेगुलेशन। यहाँ पे खत्म होता है आप लोग का चैप्टर नंबर 1 के अमेंडमेंट्स। तो OECD हमने देखा, फिर हमने रिपोर्टिंग देखी थी, OECD देखा, फिर CSRD का रिपोर्टिंग देखी। ठीक है, फिर हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी जिसमें IFRS देखा। ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डेटा गवर्नेंस। ये डेटा गवर्नेंस में हम लोगों ने जब क्लासेस ली थी उसमें भी हम लोगों ने जैसे सन फार्मा का केस वगैरह पढ़ लिया था। तो देखो डेटा गवर्नेंस में क्या चेंज है। इसमें एक नया एक्ट आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। एक बात बताओ, जब भी आप लोग अपनी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हो, लाइक आपने अपना आधार कार्ड किसी के साथ शेयर किया तो आधार कार्ड नंबर के साथ आपकी बहुत सारी डिटेल्स शेयर हो जाती है। तो जिस कंपनी के साथ, जिस वेबसाइट, जिस ऐप के साथ आप लोग ये सिर्फ शेयर कर रहे हो, उनकी ये ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखे, वो किसी आगे को नहीं प्रोवाइड करे, मतलब आपके डेटा को वो क्या दे, प्रोटेक्शन दे। तो देखो एक बार, द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 रिवाइज द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये आया था 11 अगस्त 2023। The mentioned act provides the processing of digital personal data in the manner that recognize both the right of individual to protect their personal data। हर इंसान का राइट है कि वो अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करवा सके।
नीड टू प्रोसीड सच पर्सनल डेटा फॉर लॉफुल पर्पस। हाँ, इस डेटा को वो ऐप्स वगैरह जब भी ओपन कर सकते हैं जब लॉफुल पर्पस हो, तो लॉफुल पर्पस के लिए आप उसको ओपन कर सकते हो। मैटर कनेक्टेड देयर टू और इंसिडेंटल देयर टू विथ रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ अफोर्समेंट एक्ट। किस पे अप्लाई होगा ये? अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे आपने अमेजोन से शॉपिंग की, तो आपने अमेजोन से शॉपिंग की तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाला, अपना डिटेल डाला, अपना कार्ड नंबर डाला, अपना CVV नंबर डाला। तो अगर आप लोग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर कोई भी ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे उन ऐप के पास जो भी डेटा आपके पास जाता है, उनके पास जाता है, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखे। ऐसा नहीं है कि अमेजोन किसी के साथ भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर। वे पर्सनल डेटा इज डिजिटल फॉर्म में करते हैं ना हम ऐप्स में, या नॉन डिजिटल फॉर्म मतलब हमने जाके किसी को आधार कार्ड वगैरह दे दिया, डिजिटलाइज सब्सटीट्यूट, बाद में उसने उसको डिजिटलाइज कर दिया। तो ऐसे डेटा आप लोग प्रोटेक्ट करके रखोगे। अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कई बार आप इंडिया के बाहर भी अपना डेटा शेयर करते हो, तो क्या तभी भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा इफ सच प्रोसेसिंग इन कनेक्शन विद द एक्टिविटी रिलेटेड। लेकिन उससे रिलेटेड एक्टिविटी इंडिया में हो रही है। जैसे कई ऐप होता है, लाइक शीन था, शीन ऐप चाइना का ऐप था। अब चाइना के ऐप के साथ अगर आप डेटा शेयर कर रहे हो लेकिन उसकी एक्टिविटी तो इंडिया में ही हो रही है ना सारी काम, तो फिर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा और ये आप शीन को बोलेगा कि वो डेटा प्रोटेक्ट करके रखे। तो आ गई बात समझे, आपका पर्सनल डेटा अगर किसी ऐप या किसी वेबसाइट को आप दे रहे हो तो वो प्रोटेक्ट करके रखे। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। However, it does not apply। किस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता? पर्सनल डेटा प्रोसीड बाय इंडिविजुअल फॉर देयर पर्सनल एंड डोमेस्टिक पर्पस। आप खुद ही अपना पर्सनल डेटा अगर डिस्क्लोज कर रहे हो तो फिर आप सामने वाले को कैसे बोल रहे हो प्रोटेक्शन करने के लिए? तो उसमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत अगर आपको ही नहीं लगती तो फिर वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो। पर्सनल डेटा इज मेड एंड अक्यूज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल द डेटा प्रिंसिपल टू होम पर्सनल डेटा। आप खुद ही अपना पर्सनल डेटा जानबूझ के आगे पब्लिक को डिस्क्लोज कर रहे हो। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो और अपना अकाउंट पब्लिक कर लेते हो, तो अपना अकाउंट पब्लिक कर लेते हो तो आपकी जो फोटोज़ है, आपकी रील्स है, आप लोग खुद ही दे रहे हो, तो फिर यहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। Any other person who is under the obligation by the law for the time being in force to make such personal data publicly available। अगर आपका पर्सनल डेटा पब्लिकली अवेलेबल कराना ज़रूरी है क्योंकि कानून ने ही बोला तो फिर अवेलेबल कराना पड़ेगा। मान लो अमेजोन को अगर किसी कोर्ट ने बोल दिया कि आपका पर्सनल डेटा देना पड़ेगा तो फिर देना पड़ेगा। द साइलेंट फैक्ट्स ऑफ द एक्ट focus on general obligation and data fiduciary processing of personal data for children, इनका बचाना, additional obligation and significant data fiduciary right of access। ये आप लोग देख लेना कि लाइक अगर आपका पर्सनल डेटा कोई इधर उधर करती है कंपनी तो फिर आपके पास क्या क्या राइट्स है। तो आप ग्रीवेंसेस लगा सकते हो, पर्सनल डेटा अपना इधर उधर नहीं देगा, आपका वो राइट है। The act is expected to have an impact on the majority of organizational area। जैसे लीगल एक्ट आ गई, बाकी बात कि एक्ट आते ही कानून आ गया। अब कानून आ गया तो अब कंपनीज को आपका डेटा ढंग से प्रोटेक्ट करना, IT सिस्टम उनका अच्छा हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोक्योर, इन सब पे ही अफेक्ट होगा बिकॉज द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ पर्सनल डेटा दैट इज कलेक्टेड, स्टोर, प्रोसेस, रिटेन, डिस्पोज ऑफ इन इंडिया। ये सारे काम इंडिया में अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको ये सारे इन पे अगर इनको जो भी डेटा वगैरह मिल रहा है तो वो क्या करके रखेंगे, इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, अपना IT सिस्टम अच्छे से करेंगे क्योंकि अब उनको पता है कि लॉ आ गया। बेनिफिट ऑफ AI, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो जो चीज़ें बोल रही हूँ ना वो कर लेना। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से आप लोग को क्या फ़ायदा होता है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डेटा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, अगर मीटिंग चल रही है आप बोलते जा रहे हो और वो खुद टाइप होता जा रहा है, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी क्योंकि बाद में हो सकता है आप लोग कुछ भूल गए हो, वो नहीं लिखना हो, तो इसी वजह से अभी आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। डेटा क्वालिटी इज़ अ की ऑफ एनी डेटा स्टडी। The more reliable data, the more relevant the lesson, choice and orientation that emerge from it। जितना डेटा अच्छा होगा उतना ही हम लोग उसको अच्छे से काम करें। तो AI क्या करता है, हमारे डेटा की क्वालिटी बढ़ाता है। नेक्स्ट आगे, मोर AI कैन हेल्प स्टैंडर्डाइज डेटा बाय स्ट्रक्चरिंग इट इन अ कोहेरेंट वे, मेकिंग इट ईजियर एंड मोर रिलायबल टू यूज, कंपेयर एंड पुट इन पर्सपेक्टिव। तो आप लोग ये सब देख लेना, पॉइंट पॉइंट बता देती हूँ, हेडिंग हेडिंग, अंदर का आप थोड़ा सा रीड करना। ऑटोमेटिक डेटा कंप्लायंस, ये मैंने आप लोग को क्लास में भी बताया था
कि आजकल क्या होता है, लाइक कोई डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ, आपने उसको सॉफ्टवेयर में इंसर्ट किया, जैसे इंसर्ट किया वो आपको डेट वेट बता देगा कि भाई इस डेट को आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म फाइल करना है। तो अब आपका काम डिले नहीं होगा, सारा काम मोस्टली ऑटोमेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेनिंग डेटा सिक्योरिटी। इसमें डेटा सिक्योरिटी भी बची, जैसे आजकल आप देखते हो 2 वे वेरिफिकेशन होता है, OTP वगैरह आता है, तो ये सारे आप लोगों के सिक्योरिटी है। डेमोस्ट्राइज डेटा, यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय को जब भी डेटा की ज़रूरत होती है ना, वो उसको निकाल लेगा। जैसे फिजिकल फॉर्म में अगर आप डेटा रखते हो तो ढूंढने में ही टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपका डेटा ऑनलाइन फॉर्म में है तो जब चाहिए आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इंकरेज एम्प्लॉय टू यूज़ डेटा वेन एवर पॉसिबल, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप डेटा निकाल सकते हो। तो ये आप लोग 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप लोग करोगे तैयार, बेनिफिट्स देखोगे एआई के। अच्छा, अगर ये नहीं भी तैयार किए होते हैं तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो कि एआई आने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब रेगुलेटरी ट्रेंड इन एआई, तो दे आर द 6 कोरिएशन दैट यूनाइट अंडर द ब्रॉड प्रिंसिपल। कुछ प्रिंसिपल्स निकले गए हैं जिसमें एआई प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेटिंग द पोटेंशियल हार्म ऑफ एआई। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर फ़ायदे देगा तो नुकसान भी देगा, तो कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए जिससे नुकसान क्या हो, कम से कम। कोर प्रिंसिपल, दिस इंक्लूड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करो, सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। तो ह्यूमन राइट्स आपको रखने हैं, उनके डेटा को इधर उधर नहीं करना है, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। AI रेगुलेशन दैट आर परसीव रिस्क अराउंड AI टू द कोर वैल्यू, प्राइवेसी पे ध्यान देना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रखना है, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी। द टेलरिंग फॉलो द प्रिंसिपल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन अबाउट द प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ रिस्क। देखा ना, किसमें जिसमें रिस्क कम होगी, लो रिस्क मीन्स नो एंड फ्यू ऑब्लिगेशन। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ऐसा डेटा है जिसमें रिस्क बहुत कम है, तो रिस्क कम है तो आपके पास ऑब्लिगेशन भी कम हो जाएगी, रिस्क ज़्यादा है तो ऑब्लिगेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। सेक्टर एग्नोस्टिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक के लिए कुछ प्रिंसिपल बना रखे हैं। बिकॉज ऑफ वेरिंग यूज ऑफ केसेस ऑफ एआई, सम जुरिस्डिक्शन आर फोकस टू द नीड ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स भी बना रखे। पॉलिसी अलाइनमेंट, जुरिस्डिक्शन आर अंडरटेकिंग एआई, आपको पॉलिसी बनानी है, अदर डिजिटल पॉलिसीज प्रायरिटीज, जैसे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज बना रखी है, डेटा प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड पॉलिसी बना रखी है। प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, आप देखो गवर्नमेंट इतना काम कर रही है एआई से रिलेटेड, सेक्टर स्पेसिफिक रिलेटेड काम कर रही है, पॉलिसीज कमा रही है, तो ये बोल रही है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो प्राइवेट सेक्टर को बोला है कोलैबोरेट करो, सिर्फ गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, प्राइवेट सेक्टर भी देगा। एआई एज वेल एज कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ हायर रिस्क इनोवेशन एसोसिएशन विद एआई क्लोजर ओवरसी में बी अप्रूव। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मांगा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का मतलब कि इंडिया के बाहर से भी पैसा मांगा है कि वो लोग भी हमारे साथ कोलैबोरेट करें। तो इसका मतलब आपको बात समझ में आई कि एआई आने की, एआई के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक, जनरल प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज बना रखी है और पैसा मांग रहा है, ये आप लोग रीड कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के OECD गाइडलाइंस क्या है, ये हम लोग पढ़ के आए हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। OECD गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैल्यू बेस्ड गाइडलाइंस है और रिकमेंडरी फॉर पॉलिसी मेकर। पहला प्रिंसिपल, OECD चाहता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और सबका वेलबींग हो। स्टेक होल्डर शुड प्रोएक्टिवली engage in responsible stewardship ऑफ ट्रस्ट वर्दी एआई। अब सारा काम एआई करेगा तो एआई का क्या हो गया, एक तरीके से स्टीवर्डशिप हो गया ना शेयर होल्डर के। इन परसुएंट ऑफ बेनिफिशियल आउटकम फॉर पीपल, उनके लिए बेनिफिट निकाले प्लान है, सच एज आर्ग्यूमेंटिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी, एनहांस क्रिएटिविटी बढ़ाए, एडवांसिंग इंक्लूसिव ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनको भी प्रेजेंट करे एआई, क्योंकि एआई तो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं करता। अनइक्वालिटी खत्म, मतलब अनइक्वालिटी खत्म कर दे, इनइक्वालिटी खत्म करके इक्वालिटी पे काम करें। ह्यूमन सेंट्रिक वैल्यू पे ध्यान देगा। एआई सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट रेस्पेक्ट टू द रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यू, डाइवर्सिटी एंड शुड अप्रोप्रिएट सेफगार्ड टू एंश्योर फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। तो ह्यूमंस पे ध्यान दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड मतलब आप देखो ना, सारे लॉज अगर वो कंप्लाई करेगा तो फिर अपने आप ही ह्यूमन सेंट्रिक काम होगा। जो भी काम होगा वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, हर चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। द प्रिंसिपल इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर अबाउट एआई टू एंश्योर द पीपल अंडरस्टैंड। ये हो गया हमारा रॉबस्ट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। एआई जब हम लोग यूज़ करें तो हमें ये ध्यान देना है कि सिक्योरिटी ज़्यादा हो।
AI system should function in a robust, secured and safe throughout their lifetime and potential risk should be continuously assessed and managed. टाइम टू टाइम हमें उसको असेस करना और मैनेज करना. अकाउंटेबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल जिन्होंने एआई को डेवलप किया है, तो एआई खुद के लिए खुद तो अकाउंटेबल नहीं होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप किया है, जो बनाया, वही अकाउंटेबल होगा. तो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपिंग, डिप्लॉइंग, ऑपरेटिंग एआई सिस्टम शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इन लाइन विथ OECD वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ एआई. अब रिकमेंडेशन क्या दे रखा है, ये तो बना दिए पॉलिसी वैल्यू बेस्ड. अब कुछ रिकमेंडेशन दे रखा है कि एआई पे पैसा खर्च करो, तो इन्वेस्ट इन एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एआई. अगर आप एआई पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है. फॉस्टरिंग डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एआई. गवर्नमेंट शुड फॉस्टर एक्सेसिबल एआई इकोसिस्टम विद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. ये लाएंगे. पॉलिसीज बनाओ एआई से रिलेटेड. बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी. इंसानों को एआई फॉर प्रिपेयर, मतलब लोगों को एआई से कैपेबल करो, मतलब वो कर सके उससे रिलेटेड काम. प्रिपेयरिंग लेबर मार्केट ट्रांजेक्शन. गवर्नमेंट शुड इक्विप पीपल विद द स्किल ऑफ एआई, सपोर्ट वर्कर टू एंश्योर फेयर ट्रांजेक्शन. वो कर सकते. इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए फॉर ट्रस्ट वर्दी एआई. गवर्नमेंट शुड कॉपरेट अक्रॉस बॉर्डर एंड सेक्टर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड डेवलप स्टैंडर्ड टूवर्ड स्टीवरशिप ऑफ एआई. कॉपरेट चाहिए हमें इंटरनेशनल, मतलब इंडिया के बाहर. अब ये आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन सील ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल. एक काउंसिल बनाया गया है जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम देखता है कि कंपनीज जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज बना रही है, या जो सिस्टम यूज़ कर रही है, या जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रही है, वो सही यूज़ कर रही है नहीं कर रही. तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू डाइवर्स अ डेटा प्रोटेक्शन सील टू वेरीफाई, चेक सिक्योर यूज़ ऑफ पीपल डेटा बाय प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री. हमारी कंट्री में जो डेटा लोगों का यूज़ हो रहा है वो सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है. द प्रोजेक्ट करेंटली पायलटेड विद पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन विथ हेल्प नो विच ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़ द सेफली फॉलोइंग बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ डेटा प्राइवेसी. तो फिलहाल ये पार्टनरशिप में चल रहा है. कुछ पैसा गवर्नमेंट का लगाया है, कुछ पैसा प्राइवेट लोग का बनाया है. अब इन्होंने क्या क्या दे रखा है, तो देखो, डेटा प्रोटेक्शन सील विल प्रोवाइड सम लेवल ऑफ एश्योरेंस अबाउट द एप्लीकेशन. जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो सही होनी चाहिए, ये देखेंगे वेबसाइट सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी ख़राब नहीं हो, एंड वेदर दे इट बिहेव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे. सच अ प्रोसेस विल अलाउ कंपनी टू बेटर कंप्लाई विद डिजिटल पेज. जो अपने प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था ना, वो प्रॉपरली कंप्लाई कर रही नहीं कर रही. एंड ऑल्सो अदर अपकमिंग रूल्स. अदर मेजर सेवरल मेजर साइबर सिक्योरिटी चैलेंज इंक्लूड द ग्रेट ग्रोथ ऑफ रैंसमवेयर. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, जैसे रैंसमवेयर अटैक हो रहा है, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है. टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल collaborate with government agency, regulator, industrial sector association and think tank to advocate for cyber security and privacy policy and capacity building. हम ये चाह रहे हैं कि सोच के हम लोग पॉलिसीज़ बनाए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और प्राइवेट पॉलिसी, मतलब प्राइवेसी नहीं ख़राब हुए लोगों की, ये सब काम कर रहा है. मतलब जो अपने एक्ट पढ़ा था ना, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के लिए एक बॉडी बना रखी है, डेटा प्रोटेक्शन स्टील काउंसिल ऑफ इंडिया. साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम, ये सन फार्मा का हमने केस पढ़ लिया था, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ. एक बार आप इन डेप्थ थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेना, और मैंने वैसे क्लास में भी पढ़ाया था. ये सन फार्मा ऑपरेट गॉट अफेक्टेड रैंसमवेयर अटैक हुआ था. अच्छा, मैं वैसे ही बता देती हूँ, आप लोग रीड कर लेना. सन फार्मा पे अटैक हुआ था, और सन फार्मा ने खुद नहीं बताया कि हमारे आईटी सिस्टम पे अटैक हुआ है. हमारी बहुत, मतलब कुछ फाइल्स जो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ फाइल्स हमारी चोरी हो गई. ये क्वेश्चन आएगा नहीं भाई सन फार्मा का, क्योंकि ये केस है एक पर्टिकुलर कंपनी का, पर आप लोग को पता होना चाहिए. तो सन फार्मा की डेटा को चोरी किया गया, जिसकी वजह से सन फार्मा ने जब ये चीज़ डिस्क्लोज़ की तो उसने बताया कि बहुत कॉस्ट आई, क्योंकि आपने पूरा एक्सपर्ट को बुलाया होगा, आपने ना कहते आईटी सिस्टम को चेक किया होगा, फिर उसके बाद कंपनी की सेल कम हो गई. क्योंकि बहुत सारी जैसे इंडिया के बाहर भी अगर इसकी मेडिसिन जा रही है, तो उन लोग तो ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उनकी डिजिटल डेटा, डिजिटल कार्ड्स वगैरह, उनकी भी इंफॉर्मेशन इसमें होगी. तो इसीलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से यहाँ पे उनकी सेल कम हो गई, शेयर की प्राइसेस वगैरह गिर गई. तो कंपनी ये बोल रही है बहुत मेजर इफेक्ट नहीं हुआ है, पर उनकी सेल्स गिर गई है. ये सब आपको दिखता है.
अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या है, अमेंडमेंट आया हुआ है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। इन 2023 इंडिया इंट्रोड्यूस 2023 कार्बन ट्रेडिंग एमिशन स्कीम। देखो जो हमारी कंपनीज है वो कार्बन यूज़ कर रही है, फैला रही है, तो आपको अब कार्बन ट्रेडिंग स्कीम मिलेगा। मान लो हर कंपनी को 10 यूनिट्स मिलती है, तो अगर आप 10 यूनिट्स तक खरीदते हो तो ठीक है, वरना आपको अब कार्बन, अगर आप पॉल्यूशन करोगे ना तो आपको इस चीज़ को भी खरीदना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मान लो एक कंपनी ABC, उसको 10 यूनिट्स मिल रखी है, और एक है XYZ, इसको भी 10 मिल रखी है, इसने 3 यूज़ कर रखी है, तो ये अपनी बेचेगा और ये खरीदेगा। तो कार्बन क्रेडिट ऐसे ही चलता है कि जो कंपनी ज़्यादा एमिशन करेगी उसको खरीदना पड़ेगा, और जो कंपनी कम एमिशन करेगी उसको पैसे, मतलब उसका बच जाएगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंपनी के लिए फ़ायदा होंगे ना, अगर आप जितना कार्बन कम एमिट करोगे उतने आपके पैसे कम लगेंगे, जितना ज़्यादा कार्बन एमिट करोगे उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। इंडिया इंट्रोड्यूस 2023 कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम एनकम्पासेस बोथ कंप्लायंस एंड वॉलंटरी सेक्टर। तो दोनों सेक्टर्स के लिए, चाहे वो वॉलंटरी सेक्टर्स हो चाहे कंप्लायंस सेक्टर हो। हाउएवर व्हाइल द कंप्लायंस सेगमेंट इज शेड्यूल, कंप्लायंस सेगमेंट पे ये काम कब तक हो जाएगा, 2026 तक, ठीक है। मतलब कार्बन क्रेडिट का जो काम है वो दोनों सेक्टर पे चलेगा, जो कंपनीज मैंडेटरी उनके ऊपर भी, जो कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी नहीं है उनके ऊपर भी। लेकिन जो मैंडेटरी है उनके ऊपर तो 2025-2026 तक चल जाएगा, लेकिन वॉलंटरी सेक्टर के लिए अभी डेट नहीं निकाल रखी है। इंडिया रिवाइज कार्बन मार्केट स्कीम ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैव टू फ्लेक्सिबिलिटी टू परचेज एडिशनल क्रेडिट। मान लो अगर आपको ज़्यादा कार्बन एमिट करे तो आप खरीदो और सेल सरप्लस वन, और जो जिनका बच जाता है वो सेल करें। मीनवाइल बिजनेस कैन ट्रेड कार्बन क्रेडिट स्कीम टू ऑफसेट द एमिशन। ताकि हम ये चाहते हैं कि इंडिया में हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब लोग कम कार्बन एमिट करेंगे, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा एमिट करेंगे तो खरीदना पड़े। हाउएवर सेक्टर फेसिंग चैलेंज इन मीटिंग रिडक्शन टारगेट, पर्टिकुलरली दोज with hard to abate emission, explore the possibility of trading energy saving certificate and renewable energy saving certificate as of। तो अगर आप लोग कार्बन की को कम एमिट कर रहे हो तो आप लोग सर्टिफिकेट्स आप लोग को मिल जाएगा, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, और रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो उससे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ख़त्म होता है आपका चैप्टर नंबर 13। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 15, ग्रीन इनिशिएटिव पे क्या काम कर रखा है। तो इन्होंने प्लास्टिक के लिए बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। तो देखो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये हिस्ट्री बता रखी है, एक बार रीड कर लेती हूँ प्लास्टिक कब आया। तो प्लास्टिक वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1907 एंड गिविंग इट इज़ चीपर एंड मोर कन्वीनियंट देन अदर मटीरियल। तो सस्ता पड़ता है, सब में यूज़ हो जाता है। इट सून फाउंड यूज इन वेराइड वे इन अवर डेली लाइफ में यूज़ होता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट इन अवर डेली लाइफ एज अ बेसिक नीड। जैसे हमारी बेसिक नीड होती है ऐसे ही प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ में काम आ रहा है। टुडे प्लास्टिक इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम अवर मनी टू इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज। प्लास्टिक आपको हर जगह मिल जाएगा एंड इट इज़ यूज इन मल्टीपल सेक्टर, जैसे पैकिंग में, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल मशीनरी, हेल्थ, इन सब में प्लास्टिक काम होता है। हाउएवर लैक ऑफ सस्टेनेबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट pose a serious threat to our environment and natural ecosystem globally। इससे अगर हम प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। प्लास्टिक वेस्ट इन पर्टिकुलर की कॉन्ट्रीब्यूट इन अनसस्टेनेबल सर्च इन वेस्ट जनरेशन ड्यू टू इट्स वाइड स्केल यूज अक्रॉस इंडस्ट्रियल, और बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेशन हो रहा है इससे वाइड, क्योंकि इसकी प्लास्टिक की शॉर्ट लाइन ऑफ वर्ड है। जैसे मैं छोटा सा कोई क्रीम का पैकेट लाई या फिर कोई ऑयल लाई, अब ऑयल यूज़ कर लिया मैंने, ऑयल यूज़ करने के बाद उसका जो कंटेनर है वो तो मैं फेंक दूंगी ना, तो फिर वो बहुत बड़ा वेस्ट हो रहा है। इंक्लूडिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स बढ़ रहे हैं, पैकिंग, कंज्यूमर, क्लोथिंग में क्लोथिंग नीड प्लास्टिक कंजप्शन अक्रॉस वर्ल्ड वाइड। अभी दिक्कत हो गई है, प्लास्टिक को वेस्ट मैनेज करना हमें बहुत ज़रूरी है, वरना प्लास्टिक जितना है ना उसका 3 गुना हो जाएगा 2060 में। प्लास्टिक वेस्ट हैज़ न्यूमरियस इम्प्लीकेशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। अब ये एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचाएगा। द प्लास्टिक इन फूड एंड वाटर कैन कॉज सर्व हेल्थ इश्यूज सच एज जेनेटिक डिसऑर्डर कर देगा, एंडोक्राइन ग्लैंड को हमारी डैमेज कर देगा। According to United States Environment Protection Agency, all the plastic waste ever
जनरेटेड स्टिल प्रेजेंट ऑन अर्थ टुडे। बोला प्लास्टिक कभी भी डिस्पोज्ड ऑफ मतलब रिसाइकल खुद ही नहीं होता है, तो जितने भी प्लास्टिक आपने बनाए हैं ना वो आज तक कहीं ना कहीं अर्थ पे पड़े हुए और इसकी वजह से वो एक बहुत बड़े लेवल पे वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। एंड दिस मेक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लास्टिक वेस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि इस वेस्ट को मैनेज किया जाए। एनवायरमेंटल इशू क्या होता है डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, अगर हम लोग प्लास्टिक का वेस्ट फेंकते हैं तो उससे क्या एनवायरमेंटल इशू है। ड्यूरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेरियस टाइप ऑफ गैसेस आर रिलीज्ड, जब हम प्लास्टिक को बनाते हैं तभी भी बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है। इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन लैंड, अगर हम ज़मीन में प्लास्टिक को ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो ज़मीन इनफर्टाइल हो जाती है ड्यू टू बैरियर प्रॉपर्टीज़। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को जलाओगे तो टॉक्सिक एमिशन निकलेंगे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोराइन, ये सब निकले। नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक, प्लास्टिक को अगर रिसाइकल नहीं करोगे तो मल्टीलेयर मेटाबॉलिक पाउचेस एंड थर्मोस्टिल प्लास्टिक डिस्पोज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। गार्बेज में मिक्स करते हो प्लास्टिक को तो फिर यहाँ पे वो भी ज़मीन में ही जाएगा। रिसाइकल इंडस्ट्री इन नॉन कन्फॉर्मिटी एरिया पजेस थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एंड अनसाउंड रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस। अब प्लास्टिक को अगर आप रिसाइकल भी करते हो ना तो उसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको रिसाइकिल करना भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कॉम्पिटिंग प्लास्टिक वेस्ट, मैन्युफैक्चर एंड यूजर ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजिंग ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग, बंद करो प्लास्टिक बैग, कम से कम मिनिमम थिकनेस प्लास्टिक बैग्स की इतनी होनी चाहिए। पहली बात तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बैन ही किया गया था और हम लोगों को इस तरीके से मैनेज करना है कि मिनिमम जो प्लास्टिक की पॉलिसी हम बनाए उसकी मिनिमम थिकनेस हमें ध्यान देनी। ले डाउन सर्टेन कंडीशन फॉर मैनेजिंग स्टॉकिंग सेल एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी, कुछ कंडीशंस लगा दो प्लास्टिक कैरी बैग्स को यूज़ करने की। थ्रस्ट ऑन प्लास्टिक वेस्ट मिनिमाइज, प्लास्टिक के वेस्ट को कम करो, सोर्स को सीग्रेट करो, रिसाइकलिंग करो, प्लास्टिक को वेस्ट को पिक करो, रिसाइकल करो, वेस्ट प्रोसेसिंग बढ़ाओ, प्लास्टिक वेस्ट अडॉप्ट पॉल्यूटर प्ले, ये सब कुछ हमें देखना है। एवरी प्रोड्यूसर और ब्रांड ओनर रजिस्टर्ड विद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास आपको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर करो अगर आप लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए, यूज़ ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक और प्लास्टिक को रिसाइकल करके यूज़ किया जाए, ये सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन्होंने बना के दिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजिंग ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स पे ये हो गया ना ऑब्वियसली, मिनिमम थिकनेस वाला तो पॉइंट हो गया ऑलरेडी है। ईच प्लास्टिक पैकिंग शुड कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्वार्टर रिपोर्ट बनाओ, एनुअल रिपोर्ट तो क्वार्टर की आप लोगों ने कितना प्लास्टिक रिसाइकल किया, कितना प्लास्टिक वेस्ट किया, ये सब कुछ आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल इज बेस्ड ऑन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल which aim to producer of material goods in the management and treatment of waste, keep the raw material goods in the economic cycle। तो देखो एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे ये बोला गया रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रोड्यूसर की कि अगर वो किसी मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना उसको रिसाइकल कर रहे हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम इन नेशनल लेजिस्लेशन सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव सर्कुलर इकोनॉमी, जैसे कंज्यूमर वेस्ट प्रिवेंशन कम करो, इकोनॉमिक सिस्टम सही करो, ऑप्टिमम यूज़ करो, लोकल अथॉरिटीज, न्यू सर्कुलर वेस्ट सिस्टम। दस स्ट्रक्चरिंग ऑफ ERP सेक्टर हैव सेवरल एडवांटेज, इट अलाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल सेक्टर, सब सेक्टर को इन्वॉल्व किया इसने कि सारे सेक्टर्स ये बताओ कितना वो वेस्ट कर रहे हो और कितना उसको रिसाइकल। वेदर पब्लिक अथॉरिटीज, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, ये सबको इन्होंने इन्वॉल्व किया है। रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन, इंटरनेशनल लेवल पे ERP डीपन द सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी, थिंक ट्रेसिंग द वैल्यू चेन, यहाँ तक ये तक बोल दिया इंटरनेशनल लेवल पे कि वैल्यू चेन भी देखो, मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप आईफोन बना रहे हो तो आप वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो वैल्यू चेन है अगर वो कर रहा है तो वो बताओ। इंडिया क्या काम कर रहा है इसमें, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया, इफ समवन आइडेंटिफाइज प्रोड्यूसर इम्पोर्टेंट एंड ब्रांड ओनर हैव PIOB ऑपरेशन इन इंडिया दैट यूज प्लास्टिक पैकिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशन, अगर आप प्लास्टिक पैकिंग को यूज़ कर रहे हो इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, आपका कितना भी टर्नओवर, आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो बड़े लेवल,
स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड PIO विल फॉल अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको रिपोर्ट करनी पड़े। अंडर द करंट फ्रेमवर्क ऑफ ERP, PIOP आर रिस्पॉन्सिबल टू, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल है जो गवर्नमेंट का। फिर आपके एक्शन प्लान करने पड़ेंगे कि आप लोग कितना प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, कितना वेस्ट को मैनेज करो, रिसाइकल करोगे। अच्छा, कुछ ऑब्लिगेशन चीज़ों को रिसाइकल करो, रिसाइकल वाले ही यूज़ करो, रीयूज़ करो, रिसाइकल अगर रीयूज़ हो सकता है तो ज़्यादा बढ़िया है। लाइफ एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, जब भी फेंको चीज़ों को जब बिल्कुल ख़राब हो जाए। ऑप्शनल इंगेजमेंट, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ द प्लास्टिक, कोशिश करो रिकवर, और एनुअल रिटर्न बढ़ो। प्रोवाइड प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट प्लास्टिक क्रेडिट, के सर्टिफिकेट बताओ कि कितना क्रेडिट आपने प्लास्टिक का यूज़ किया। इंगेज इन अदर एजेंसी सेपरेटली फुलफिल द टारगेट थ्रू रिपोर्टिंग एंड फुलफिल द ऑब्लिगेशन कंप्लीटिंग PIO। अगर आपकी अदर एजेंसीज है तो उनकी भी सेपरेटली रिपोर्ट करो, मतलब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में काम करो तो अलग अलग रिपोर्ट करो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेसन 19 ESG से रिलेटेड। तो जो हमारा पार्ट C है उसमें देख लो क्या क्या चेंज आ गया। मास्टर सर्कुलर आ गया है ESG रेटिंग रिलेटेड। ESG रेटिंग ये आप लोग को ना इतना नहीं पढ़ना है, इसमें एक मिनट रुकना, एक मिनट। ERP ऑफर ने किया है कुछ ESG रेटिंग, जैसे ESG की रेटिंग कराओ कंपनी को, परिवर्तन लाओ, ठीक है, परिवर्तन का स्कोर करो, कोर रेटिंग, ये सब। ये आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें आप लोगों का सिर्फ ये रेटिंग के बारे में बढ़ाया जिसमें से आने के बहुत रेयर चांसेस ही है। फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ नीचे वाला पैराग्राफ। फर्दर ERP प्रोवाइड एडिशनल ESG प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू कंप्लायंसेस है। 6 प्रिंसिपल्स निकाल रखे हैं। पहला, सस्टेनेबल इनकॉर्पोरेट द एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस पे काम करना है। बी असाइन दैट अलाउ कंपनी कंपैरिजन करना है कि आपकी कंपनी कितना ESG पे कंप्लायंस कर रही है और आपके कॉम्पिटिटर की कितना कर रही है। सेम सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर दोनों देखने हैं। और एक सेकेंड, लास्ट हमारा क्या है, फॉलो करनी है गाइडलाइंस रिलेटिंग टू रेटिंग। बस आप लोग इतना एक बार देख लेना। चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। प्लास्टिक वाला देख लेना, मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। पेपर की अच्छे से तैयारी करना। चलो यहीं तक करते हैं इसको। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय।